प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमें हमारी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 1 उसका पाठ संख्या 2 जिसका नाम बचपन है उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो गुजरात का हिसाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को 93 साल की उम्र में पिछले साल हो गई थी। शुरू करते हैं पाठ को। बचपन में लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयाना और समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। तो पिछली शताब्दी मतलब 1925 में 1900 से लेकर के 2000 के जो बीच के जो 100 साल का उम्र समय है उसको 19वीं शताब्दी हुई और 20वीं शताब्दी, और अभी जो चल रही है 2001 से लेकर के 2100 तक वो 21वीं शताब्दी है। तो उनका जन्म, लेखिका का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि हमारा जो वर्तमान में जो आप लोग हैं उनका जन्म 21वीं शताब्दी में हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शायद इसलिए कि मेरा जन्म पिछली शताब्दी में पैदा हुआ था। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग के कपड़े पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले कुछ दसों सालों में, दशक कहते हैं 10 साल के समय को, और पिछले कुछ दशकों में कुछ 10 सालों में कई तरह की कपड़े पहने। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। बचपन के जो कुछ फ्रॉक थे वो मुझे अभी भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक एक, दूसरा है गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप वाला, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते उड़ते हुए रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है उस समय के, एक चॉकलेटी रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है अभी। लेखिका कहती है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि इनकी सख्त मनाही थी पूरी तरह। बिल्कुल हम बच्चे इतवार की सुबह, रविवार की सुबह इसी में लगाते थे। सुबह का समय रविवार का इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब पॉलिश करने के बाद में कपड़ों को रगड़ा जाता है पॉलिश या तो ब्रश से या फिर कपड़े से, तो उनकी चमक बढ़ने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना, वास्तव में मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू एंड जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है, आरामदायक है आजकल के जूते। पहले जब नए जूते पहनते थे उनके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मतलब पहले के जूते बहुत कठोर होते थे, ज्यादा अच्छे कोमल वाले नहीं होते थे, आरामदेह नहीं होते थे। उनको पहनते तो कई चुभते पैरों में और छाले हो जाते, तो छालों का इलाज उसी समय शुरू हो जाता। जब तक वो नए नए रहते छाले करते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते नए जूते पहन करके तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, जिससे कि जूते से कहीं दर्द हुआ तो हम उस जगह पर रुई रख देते अंदर जूते के अंदर। हाँ,
हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क, हाँ हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है आज। हम हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं अरंडी का तेल, जो कि कब्ज नाशक है, पेट साफ करता है, पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, क्योंकि याद आ जाता कि आज शाम को ये तेल पीना है, तो हमको अच्छा नहीं रहता था उसका स्वाद, तो हमको नाक में गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के यानी कांच के जो गिलास है उन पर ठीक खुराक के कितनी खुराक पीनी है उसके निशान लगे हुए थे, ठीक निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, उल्टी होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार को पी जाने वाली दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती लगभग, ऐसा मुझे लगता है। आगे कहती है, मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है अब तक की, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां, जो बच्चों की पसंद है, वो भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन बिल्कुल नहीं थी। हमारे समय की जो कुल्फी थी वो इस समय आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा की जगह लोग अब पेटीज को पसंद करने लगे, लोग उसकी जगह पेटीज ने ले लिया है, पेटीज में बदल गई है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत की जगह अब कोक और पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं लेमंड या मिल्टो मिलती थी, कोक नहीं मिलती थी, लेमंड या मिल्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती, फिर चर्च मैदान पहुंच जाते, और वहां से एक उतराई थोड़ा सा ढलान उतरने के बाद में सीधे मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी के काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी, मन को भाने वाली थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। एक बार ही 7 दिन में, हफ्ते मतलब 7 दिन में, एक सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौट करके साइन बोर्ड पर रख देती चॉकलेटों को, और रात को खाना खाने के बाद में बिस्तर पर लेट करके मजे ले लेके खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में डाले जाते। मतलब चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा बेचारे हाथ का ही कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर निकाल सकते थे। एक समय था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते उन्हें डलवाते। पूरा गिरजा मैदान, चर्च मैदान घूमने तक में पुड़िया चलती। एक पुड़िया पूरे चर्च मैदान घूमने तक चलती। पुड़िया में से खाते जाते और घूमते जाते। एक एक चना की जो पापड़ी, जो चना जोर गरम में चने को दबा करके उसकी पापड़ी बनाई जाती है, वही चना जोर गरम, उसमें मसाला डाल दिया जाता है। तो एक चना की पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम उठाने में एक खासी लयताल थी कि चने की पापड़ी डालना और कदम बढ़ाना आगे, एक अलग ही लयताल थी। बचपन में हमें शिमला रिज पर बहुत ही मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को
कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हम हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी करें। शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे, सामने चाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर-दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े, मतलब चोटियां, मुखड़े वाली पहाड़ों की चोटी गहराने लगे, मतलब अंधेरे में ढकने लगे, और देखते ही देखते बत्तियां, लाइट टिमटिमाने लगती। ब्रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर शायद स्कैंडल पॉइंट की ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली शताब्दी में सबसे तेज रफ्तार वाली वही गाड़ी थी, शिमला कालका। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम बहुत बड़ा पक्षी उड़ा जा रहा है, ऐसा लगता नीचे से देखने पर। पंख फैलाकर उड़ रहा है, यह देखो, और वह गायब हो गया। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ में बगल में एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना। यहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े चेहरे मेरे चेहरे की देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनकमंद चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, डॉक्टर साहब ने जो कहा था उसको मैं दोहरा देती, कह देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, हट जाएगी ऐनक, कुछ दिन पहनना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। उस बात को मैं कह देती, कोई पूछता तो। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा की कुछ दिन पहनोगी तो फिर चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर कम होता रहा, नंबर उसका कम होता रहा, चश्मा उतरा नहीं। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं उसकी जिम्मेदार खुद ही हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर के रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी, जब दिन की रोशनी को छोड़कर के, दिन के उजाले को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करूंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा, आंख की रोशनी कम ही होगी। हाँ, जब कम रोशनी में जब हम काम करेंगे तो हमारी आंखें का नंबर है वो गिरेगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सुरत बनी लंगूर की, ऐसे कहकर उनसे चिढ़ाया। मैं चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार मैंने अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, ऐसे में करती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब मेरे चेहरे के साथ वह घुल मिल गया है चश्मा। तब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काला फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी थी टोपियां, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज
सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां।